Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, circulars, notifications, provisions, etc. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सर्कुलर की, सर्कुलर 183 की, जो कि इशू किया गया 27 दिसंबर 2022 को. सर्कुलर का नंबर है 183 और इस सर्कुलर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में सॉल्यूशन दिया गया है. वो इशू हमेशा से ये रहा है कि रेसिपिएंट ने अपने 3B में आईटीसी क्लेम किया बट उसके 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. और उस वक्त ये और भी ज़्यादा था जब 17, 18 और 18, 19 में 2A की फैसिलिटी पोर्टल के द्वारा अवेलेबल नहीं थी. ये जब GST इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 से, उस वक्त 2A आना तो चाहिए था बट इस फैसिलिटी को GST पोर्टल के द्वारा लाने में काफ़ी समय लग गया. अब उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर यह सर्कुलर जारी किया गया है, जहां 4 कंडीशन के बारे में निजात दी गई है. वो 4 कंडीशन है जहां सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करी है बट अपनी 3B फाइल करी है. अब अगर आप लॉजिकली सोचें, अगर सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल ही नहीं करी है तो वो रेसिपिएंट के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. सेकेंड कंडीशन, जब सप्लायर ने अपनी 1 और 3B दोनों फाइल करी हैं बट किसी सप्लाई को वो रिपोर्ट करना भूल गए हैं, तो यहाँ भी लॉजिकल है, अगर सप्लायर ने GSTR 1 फाइल करी है और 3B भी फाइल करी है बट अगर वो किसी पर्टिकुलर सप्लाई को रिपोर्ट करना भूल गए हैं तो वो रेसिपिएंट के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. और ये 17, 18 और 18, 19 में तो उस रेसिपिएंट को पता भी नहीं चलता था कि सप्लायर ने 1 भरी है या नहीं भरी, या वो कुछ भूल गया है या वो कुछ रिपोर्ट करना रह गया है, बिकॉज उस वक्त 2A साथ के साथ अवेलेबल नहीं होता था जैसा कि आज के दिन अवेलेबल हो जाता है. तीसरी कंडीशन, जहां पर उन्होंने सप्लाई रिपोर्ट करी है, इनवॉइस भी इशू किया है बट गलती से उस सप्लाई को B2B दिखाने की बजाय B2C दिखा दिया है. अब यदि वो B2B की जगह B2C कर देंगे तो इसका अर्थ यह है कि जो उन्हें रेसिपिएंट का GST डालना चाहिए था उन्होंने उसको अनरजिस्टर्ड ट्रीट किया है, तो रेसिपिएंट का GST नहीं डाला है. और अब यदि नहीं डाला है तो सप्लायर के GSTR 1 भरने पर भी रेसिपिएंट के 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि सप्लायर के द्वारा उस सप्लाई को B2C दिखाया गया है B2B के बजाय, जबकि B2B होना चाहिए था बट सप्लायर के द्वारा मिस्टेक से दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड एज B2C. दैट्स वाई इट इज़ नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन 2A ऑफ द रेसिपिएंट. और चौथी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ सप्लायर ने एक सप्लाई को दिखाया है, इनवॉइस भी इशू किया है बट गलती से ओरिजिनल रेसिपिएंट की बजाय किसी और डीलर का, किसी और रजिस्टर्ड पर्सन का GST डाल दिया है. तो अब यदि मेरे सप्लायर ने मेरे GST की बजाय किसी और रजिस्टर्ड पर्सन का GST डाल दिया है तो मेरे 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जबकि इनवॉइस मेरे नाम पर है और ये मेरे नाम पर ही मुझे क्रेडिट लेना चाहिए था और मैंने क्रेडिट लिया भी हुआ है अपने 3B में बट वो मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. ऐसी 4 कंडीशन के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है कि डिपार्टमेंट के अफसर किस तरह से इसको प्रोसीड विद करेंगे. सबसे पहले वो ऐसे केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन से, उस रेसिपिएंट से सारे इनवॉइसेस की कॉपीज मंगवा लेंगे, वैसे इनवॉइसेस के जिसका उसने 3B में क्रेडिट लिया हुआ है बट वो उसके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं ड्यू टू अबव मेंशन 4 सिचुएशंस. और वो सारे इनवॉइसेस को चेक करेंगे कि वो 3B में तो उसका क्रेडिट ले लिया गया रेसिपिएंट के द्वारा बट वो उसके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं. इस केस में डिपार्टमेंटल अफसर ये इंश्योर करेगा कि सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं. लाइक उसके पास इनवॉइस है, उसके पास गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी होनी चाहिए, ये बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए और वो विद इन द टाइम लिमिट, जो कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर विच एवर इज अर्लियर, उसके बीच में क्रेडिट ले चुका होना चाहिए 3B में. इन सारी कंडीशंस को चेक किया जाएगा और साथ के साथ ये भी चेक किया जाएगा कि ये क्रेडिट सेक्शन 17 या सेक्शन 18 को वायलेट तो नहीं करता, कहीं ये ब्लॉक क्रेडिट वगैरह तो नहीं है. उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑफिसर ये देखेगा कि यदि 3B में जो क्रेडिट लिया हुआ है रेसिपिएंट ने और जो 2A में जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, यदि इसके बीच में जो डिफरेंस है, यदि वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो एक CA का या कॉस्ट अकाउंटेंट का, CA का या CMA का एक सर्टिफिकेट लेंगे. उस सर्टिफिकेट पर उसका यूडिन होना जरूरी है ताकि वेरीफाई किया जा सके कि ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है या जेन्युइन सर्टिफिकेट नहीं है. और ये सर्टिफिकेट लिया जाएगा CA से या CMA से, जो इंश्योर करेगा, जो ये लिख कर देगा हाँ सच में ये सप्लाई रिसीव
हुई थी। यहाँ पर मेरा एक कहना है कि एक सीए या सीएमए को कैसे पता चलेगा कि सप्लाई सच में आई थी या नहीं आई थी। यदि कुछ रॉन्ग पीपल इन्वॉल्व हैं सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, हाउ विल सीए एंश्योर? तो एक सीए या सीएमए को बीच में भी कवर किया गया, जबकि आई डोंट थिंक हाउ विल इट बी पॉसिबल कि एक सीए या सीएमए बता सके कि ये सप्लाई सच में आई थी या नहीं आई थी। और सेकंड कंडीशन है कि अगर 3B और 2A के अंदर डिफरेंस जो है वो 5 लाख रुपए से कम का है तो एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा, सीए या सीएमए से नहीं लिया जाएगा, तब कंसर्न सप्लायर से लिया जाएगा। यहाँ पर भी एक बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि एक व्यक्ति का सप्लायर जरूरी नहीं कि एक ही हो, ऐसे वो सप्लायर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे सर्टिफिकेट एक से ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। बट दिस इज मोर लॉजिकल बिकॉज सप्लायर ने अगर सप्लाई करी है तो ही इज़ इन बेटर पोजिशन टू टेल कि एक सप्लाई इफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, रेदर देन सीइंग दैट सिचुएशन वेयर अ सीए और सीएमए विल सर्टिफाई कि सप्लाई आई थी या नहीं आई थी। ऐसे केस में इन बातों को ध्यान रखते हुए अफसर जो है वो अपना डिसीजन लेगा, और ये सर्कुलर को सिर्फ वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है जहां पर कोई स्क्रूटनी की कोई प्रोसीडिंग चल रही हो सेक्शन 61 की, या कोई ऑडिट चल रहा हो सेक्शन 65 का, या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो सेक्शन 67 की। ये उन बारे में इस सर्कुलर को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ के साथ यदि कोई एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है सेक्शन 73 या 74 की, या कोई अपलेट के सामने कोई प्रोसीडिंग चल रही है जो कि सेक्शन 107 में होती है, उस केस में भी इस सर्कुलर को प्रयोग में लाया जा सकता है। बट कंप्लीटेड प्रोसीडिंग में जहां कोई एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग नहीं चल रही या किसी ने अगर अपील नहीं डाली हुई तो उसके लिए सर्कुलर 183 का रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि यदि किसी को पहले नोटिस जारी हुआ था 3B और 2A के डिफरेंस के लिए और वो इससे संबंधित मान चुका है या अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो भी अगर उसके ऊपर लगाई गई हो वो जमा करवा चुका है और उसने अपील नहीं फाइल करी है, अपलेट प्रोसीडिंग पर उसका केस पेंडिंग नहीं है, तो उसके लिए सर्कुलर 183 काम में नहीं आएगा। और साथ के साथ क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी 2A की साथ के साथ, GSTR1 जब सप्लायर भरता था तो 2A में साथ के साथ रिफ्लेक्ट नहीं करता था, ये फैसिलिटी बाद में आई थी, फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST नहीं आई थी। तो इस सर्कुलर को जो इस सर्कुलर का रेलेवेंस है वो रेलेवेंस सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए है और वो 18-19 के लिए और किसी भी साल के लिए नहीं है। इतना बोलने के बाद मैं आपसे एक कर्नाटका हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि है विप्रो लिमिटेड इंडिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु की। और ये जो डिसीज़न दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, जो जजमेंट है वो डिलीवर की गई है 6 जनवरी 2023 को। इसमें विप्रो ने रेसिपिएंट जो कि ओरिजिनल रेसिपिएंट था ABB ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका GST उन्हें डालना चाहिए था, बट गलती से उन्होंने जो GST डाल दिया वो ABB इंडिया लिमिटेड का डाल दिया, जबकि ओरिजिनल जो रेसिपिएंट था वो था ABB ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो अब क्योंकि सही GST नहीं डाला गया तो वो ABB ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विप्रो लिमिटेड ने एक रिट पिटीशन डाली अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर कर्नाटका हाई कोर्ट, और उन्होंने ये कहा कि इस केस में भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जबकि ये जो केस है ये फाइनेंशियल ईयर 1920 से बिलोंग करता है, और जबकि जो सर्कुलर 183 की मैंने आपसे बात करी उसमें जो रिलीफ दिया गया है वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए दिया गया है। यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत जजमेंट देते हुए कहा कि ये सर्कुलर 183 सिर्फ 17-18 या 18-19 के लिए नहीं, वो 19-20 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो किया जाना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट फॉलो की गई। तो जहां पर सर्कुलर जो बात करता है 183 वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 के लिए बात करता है, उस जजमेंट से यही सर्कुलर 19-20 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है, जबकि वो एप्लीकेबल सिर्फ कर्नाटका स्टेट के लिए रहेगा, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सिर्फ कर्नाटका की जुरिस्डिक्शन तक ही वैलिड है, वो सिर्फ वहीं तक बाइंडिंग है और स्टेट्स के लिए बाइंडिंग नहीं है। बट परसुएसिव वैल्यू फिर भी रहेगी चाहे बाइंडिंग वैल्यू ना हो। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो, ये जो डिस्कशन मैंने आपके साथ करी है, ये आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और
सर्कुलर 183 जो कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 के लिए, बट उस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये 19-20 के लिए भी यूज़फुल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स और प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।